ब्यूरोक्रेट्स की अनकही बातें मेरे साथ सिर्फ मॉर्निंग टी पर। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश अग्रवाल जी। आज पद्मश्री प्रहलाद टिपाणिया जी हमारे साथ हैं। धीरे धीरे गाड़ी हाँको। वो तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं फोक कहती हूँ तो फोक में निर्गुण सूफी भी आता है, खुसरो भी आता है, कबीर भी आता है। और सबसे पहले तो विलन आपने कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अपने हम बहुत स्ट्रांग हैं और गलत होते हुए देखकर हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है और ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए लोगों को। तारक मेहता का जो दर्शकों ने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। घरों में फिर उन गीतों को लेकर और बनाकर फर्स्ट क्लास पुस्तक। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सपनों को आकार देती है ये ताकत, पीढ़ियों की जंजीरों को तोड़ देती है ये ताकत, दिशा मिल जाए तो हासिल होती है मंजिल। तो कभी जिंदगियां तबाह कर देती है ये ताकत। निराश नजरों को रोशन तो कभी हौसलों में जोश भरती है। ना कोई रूप है इसका, ना कोई आकार, बड़ी अद्भुत है ये ताकत। सच की ताकत से होता है निर्माण। स्टेट न्यूज, सच है तो दिखेगा। सदियों से समाज को संवारती नारी शक्ति, जिसके बिना सभ्य समाज की कल्पना भी असंभव। बात चाहे शक्ति रूपा माँ दुर्गा की हो या वीरांगना लक्ष्मीबाई की, स्वर कोकिला सरोजनी नायडू हो या कर्मठ इंदिरा गांधी या हो ममतामयी मदर टेरेसा, नारी शक्ति के इन रूपों का समाज सदैव ऋणी रहेगा। और नारी शक्ति की पताका को लहराती कल्पना चावला, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा, नारी शक्ति के इस जज्बे को स्टेट न्यूज का सलाम। नारी शक्ति को समर्पित शक्ति, स्टेट न्यूज पर हर शनिवार शाम 4:30 बजे। शक्ति, पावर्ड बाय बीइंग वुमेन। अभी हमारे साथ मौजूद है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश अग्रवाल जी। आज हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनके जीवन के राज। सर, मॉर्निंग टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कि आईएएस क्यों? मैंने उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था, तो कुछ दिन उसके बाद यूनिवर्सिटी में वहाँ लेक्चरर भी रहे जी, और करीब 1 साल करीब वहाँ पढ़ाया भी स्टूडेंट्स को बीए के। उसके बाद शुरू से तैयारी चल रही थी आईएएस की, और एक माइंड में विचार ये भी था कि आईएएस की जगह हम लॉ करें जी, लॉ ग्रेजुएशन और
प्रैक्टिस करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी। इसके लिए फिर लॉ भी हमने पास आउट कर लिया था जी। पर वो आईएएस में सिलेक्शन होने के कारण फिर उसमें चले गए। सर शुरू से सपना देखा था आपने कि आईएएस बनना है या कुछ और दूसरी फील्ड भी चूज की थी? शुरू से बिल्कुल चॉइस नहीं थी आईएएस में आने की। अच्छा। और आईएएस तो वो एक्सीडेंटली एक बार सिलेक्शन हो गया तो इसलिए सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि उसमें आ गए, अदरवाइज मेरा सीधा वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करने का विचार था। ऐसा कौन से एक्सीडेंट हुआ सर कि जो आप आईएएस की तरफ इंप्रेस हो गए? एक्सीडेंट ये हुआ कि हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और कोई एक्सीडेंट नहीं। इससे पहले मतलब क्या सोचा था कि क्या बनना है, आईएएस नहीं बनना है? लॉयर बनने का विचार था। अच्छा, लॉयर बनने का। सब आप 1982 बैच के सीनियर ऑफिसर हैं, तो जब आपको फर्स्ट आईएएस का सिलेक्शन का इंफॉर्मेशन मिली होगी तो क्या रिएक्शन होगा आपका और आपके परिवार का? बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्शन था, ऐसा कोई भी खुशी नहीं हुई कि बड़ा भारी कोई सर्विस मिल गई हो या जीवन का अचीवमेंट हमको मिल गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में सिलेक्शन हो गया तो जाना है और जॉब करना है, इसके अलावा नहीं। उस समय का दौर था कि 82 में काफ़ी कम लोग आईएएस आईपीएस आते थे, ब्यूरोक्रेट्स में काफ़ी। अब तो जिस तरह से बहुत तेज़ी से काफ़ी हर बढ़ ही है, इसमें तादाद भी बढ़ी है, लोग जो इंटरेस्ट भी में लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। सर कुछ ऐसा सोचा था कि आईएएस बनने के बाद कुछ प्लानिंग्स की कि आप किस तरह से समाज सेवा करेंगे? एक समाज सेवा का जरिए भी माना जाता है ब्यूरोक्रेट्स। आपका ये कहना सही है कि उस समय जब हम लोग 82, 80s, 85 तक का भी आप कह लो, कि उस समय ना तो कोचिंग का था और ना कोई ऐसा इंडिविजुअल क्रेज था जो अपनी मेहनत से कर लेता था यूनिवर्सिटीज़ में और अदरवाइज और अपने आप घर की स्टडीज़ में, क्योंकि अलग से कोई कोचिंग सपोर्ट ऐसा कुछ था ही नहीं। बिल्कुल सर, उस समय बिल्कुल आज जिस तरह से कोचिंग्स हैं, बिल्डिंग क्लासेस हैं और बहुत सारे कोचिंग क्लासेस खुल चुके हैं, तो सर क्या किस तरह की स्टडी की थी आपने शुरू में आईएएस को? हमारा तो शुरू से आईएएस हमेशा शुरू से एक टफ कंपटीशन माना जाता है। टफ नहीं था, टफ तो नहीं था हमारा, क्योंकि बीए और एमए में भी मैंने टॉप किया था, तो पढ़ने की आदत तो शुरू से ही थी। और ये बिल्कुल ये नहीं था कि आईएएस के लिए बड़ा टफ है और उसके लिए बड़ी टफ पढ़ाई करनी है। इनफैक्ट आईएएस इजी था पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोर्स में जो डेप्थ होता है वो तो आईएएस में होता नहीं है। वो तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और इन सब लेवल के कोर्सेज में ज़्यादा डेप्थ होता है और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सर, लेकिन जब आईएएस के सिलेक्शन होता है तो फिर कैडर की प्रॉब्लम आती है। कौन सा कैडर है? चूंकि आप इलाहाबाद के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो हमें टफ जॉब होता है कि कौन सा अपना स्टेट का मेरे को मिल नहीं पाया। यूपी हम चाहते थे फर्स्ट चॉइस, और हिंदी बेल्ट में चाहते तो सेकंड चॉइस एमपी था, तो एमपी मिल गया। सर एमपी में जब आप आए तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोविजनल पीरियड्स होते हैं, तो जब कैसा लगा जब पहली बार आप इलाहाबाद से एमपी आए? एमपी में भोपाल में आपने प्रोविजनल कोर्स किए होंगे। थोड़ा सा हम फॉर्चुनेट ये थे कि हमें रीवा मिल गया। रीवा जो है वो करीब 100 किलोमीटर्स ही है, 120 किलोमीटर्स इलाहाबाद फ्रॉम इलाहाबाद। तो वहाँ रहकर और वीकेंड्स में चले जाते थे इलाहाबाद, तो घर से इतना वो नहीं था कि बहुत दूर हो। सर पहली पोस्टिंग आपकी एज एडिशनल कलेक्टर ही हुई होगी? असिस्टेंट कलेक्टर अब एडिशनल कलेक्टर होने लगा, पहले असिस्टेंट कलेक्टर होता था। असिस्टेंट कलेक्टर जो अंडर ट्रेनिंग होते थे ना 1 साल, उनको असिस्टेंट कलेक्टर ही कहते थे। अब एडिशनल कलेक्टर नहीं, अब भी वो बाद में होता है, अपर कलेक्टर वगैरह बोलना, वो सब बाद में होता है। सर पहली पोस्टिंग कहाँ रही आपकी? रीवा। रीवा एज असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग। उसके बाद फिर ये आप मान लो कि हम रहे प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये भी अंडर ट्राइबल डेवलपमेंट। नहीं, ट्रेनिंग पीरियड के बाद रेगुलर ट्रेनिंग होती है। क्या काम शुरुआत की जब आप पहली बार कलेक्टर किसी ऊपर, क्योंकि कलेक्टर एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का मालिक भी माना जाता है और एक सबसे मेन ऑफिसर से माना जाता है, कुछ ऐसे आपने प्लानिंग्स होंगी, योजना है कि जो आपने सोचा था कि क्योंकि युवा आईएएस एक नए जोश रहता है, नए खरोश रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे आम जनता से बात करना है, कुछ ऐसी प्लानिंग्स रही हैं? एक तो ये था कि जितने पहली बार एक्सपोजर होता है इतने सारे डिपार्टमेंट्स का, करीब 35-40 डिपार्टमेंट्स होते हैं हर जिले में, तो उनके कोऑर्डिनेशन में काफ़ी समय लगता है। फिर कुछ डिपार्टमेंट्स में फोकस करना ही पड़ता है। उस समय ऐसी मनरेगा टाइप की कोई स्कीम नहीं थी, केवल आईआरडी थी, तो उसमें गरीबों को, बेनिफिशरीज को सीधा सहायता देने की होती थी।
प्लस ये जो डिपार्टमेंट से उनका रेगुलर काम था इलेक्ट्रिसिटी